फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विलयन की एक और सांद्रता कैसे प्रदर्शित करते हैं उसका एक तरीका देखेंगे। कैसे एक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक और तरीका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उस तरीके का नाम क्या है, वो मेथड क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। हिंदी में मोल अंश या मोल प्रभाज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। बहुत ईजी सा तरीका है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंटेनर है, एक कोई बर्तन है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, दो अवयव हैं। एक अवयव है हमारा ए और दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, बी है। ठीक है, इस ए के जो मोलों की संख्या है, जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, वो ए के क्या है, एन ए है। और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ बी, बी के मोलों की संख्या हम क्या बता रहे हैं, एन बी बता रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमको मोल अंश ए का लिखना हो तो सबसे पहले मोल अंश ए को ऐसे दिखाते हैं। मोल फ्रैक्शन जो होता है ए का, उसको ऐसे दिखाएंगे। और डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ए की मोलों की संख्या बटा मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। तो ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा, ये जो आपने व्यंजक लिखा, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ए के मोलों की संख्या, या फिर ये ए का मोल अंश बता रहा है। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स ए बराबर एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, ये आपको क्या बता रहा है, ए का मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमको बी का मोल अंश या मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो हम उसको क्या बताएंगे, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट हो जाते हैं, ठीक है, और इसको हम तीसरे को एन सी लिखते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, अब आप देखेंगे मोल्स ऑफ एज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो हो जाएगा, मोल प्रभाज ए का, वो क्या हो जाएगा, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज बी का, वो क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और इसी तरीके से एक्स सी क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, एन सी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्लियर है। एक और चीज़ देखते हैं, अगर सोचे हमारे पास एन लोग होते, हमारे पास इस कंटेनर में एन टाइप के लोग होते, तब मोल फ्रैक्शन कैसे डिफ़ाइन करते। तो उस केस में हम मोल फ्रैक्शन कैसे डिफ़ाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एन लोग हैं, तो एक्स ए, मान लीजिए कोई कंपोनेंट ए है, इसी कंटेनर में अगर हमारे पास एन लोग हो जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स ए बराबर मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी एंड सो ऑन करते जाएंगे। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये एन कंपोनेंट्स जहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे किसी बर्तन में एन अवयव हैं, उस केस में हमको मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि अगर हम ध्यान से देखें, इस केस में अगर हम एक्स ए और एक्स बी का सम करें, एक्स ए और एक्स बी को जोड़ें, तो क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये हर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो ऊपर जो नॉमिनेटर है अंश वो भी जुड़ जाएगा, तो आप जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें, एक्स ए जोड़ें, एक्स बी जोड़ें और एक्स सी जोड़ें, कहाँ से जोड़ रहे हैं, ये एक्स ए ये जोड़ा, एक्स बी ये जोड़ा, एक्स सी ये जोड़ा, इसको भी अगर हम जोड़ें तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर एक हम जनरलाइज्ड फॉर्म लिखें अगर, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, और हमारे पास एन लोग हैं, तो हमको सभी का मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज का जो सम होगा, जो योग होगा, वो क्या कहलाएगा, वो हमेशा एक होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मिलती है, अगर हम ध्यान से देखें, ये और ये क्या मिला था हमको, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 मिला था ना। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। मतलब हमको अगर एक का मोल फ्रैक्शन, एक का मोल प्रभाज पता है, तो अगले का मोल प्रभाज हम पता कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा मोल फ्रैक्शन। चलिए एक और तरीका देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, तो ये तरीका पहले देखते हैं ना कहाँ इस्तेमाल होता है। मिलियन का मतलब होता है क्या, 10 लाख, 10 लाख।
ठीक है, या फिर 10 पावर 6। क्लियर है? अब है क्या, ये बड़ा आसान सा तरीका है। ये तरीका वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमारा जो जिस भी चीज़ का कंसंट्रेशन हमको निकालना है, जिस भी चीज़ की सांद्रता हमको पता करनी है, उसकी जो मात्रा है, उसका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि मिट्टी का आप एक सैंपल ले लीजिए, मिट्टी का कोई एक नमूना ले लीजिए और उसमें आप कहिए कि हमारे पास 1 माइक्रोग्राम मिट्टी है और इसमें हमारे पास कितने क्या कहते हैं कैल्शियम के कितने जो अणु उपस्थित हैं, कैल्शियम के कितने एटम प्रेजेंट हैं, तो उस केस में हम पार्ट्स पर मिलियन वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले देखते हैं कि ppm हम शॉर्ट में लिखते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन। ये होता क्या है? ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ये हमारा एक विलियन हो गया, ठीक है। इस विलियन में टोटल कुछ भाग होंगे ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के जितने ही भाग होंगे वो हो गए, और जो हमारा जिसका हमको निकालना है, जिसका हमको ppm निकालना है, जिसकी सांद्रता हमको पता करनी है कंसंट्रेशन, वो हम मान लेते हैं A है, और A के कुछ इसमें कण होंगे, ठीक है। तो A के जो कण हैं वो क्या होंगे? सबसे पहले अवयव के कणों की संख्या बटा विलियन में जितने उपस्थित हैं, विलियन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, ठीक है। तो वही विलियन में विलेय और विलायक जो हैं आपके, उन सब के क्या कहते हैं कण उपस्थित होंगे, और जो आपका अवयव है जिसका आपको सांद्रता पता करना है वो हो गया, और इसमें हम 10 पे घाते 6 से गुणा कर देते हैं। तो ये भी जो भी हमारा आंसर आएगा वो ppm में रिप्रेजेंट होगा। इंग्लिश में अगर देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपका जो सॉल्यूट होगा, ठीक है, उसके कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, और यहाँ फिर नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6। ये आपका पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये आगे की चीज़ अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।